हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में जो भी एक्टिविटीज दिए गए हैं उस एक्टिविटीज को देखेंगे, समझेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो जो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है दैट इज एक्टिविटी 1.1, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? तो इस एक्टिविटी में क्या परफॉर्म करने कहा जा रहा है कि हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कितने लेंथ तक की हो, अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर क्या हो, लंबी हो। फिर हम इसको क्या करेंगे, हमें इसे क्या करना है, सैंड पेपर से थोड़ा रब कर देना है, राइट। उसके बाद हम इसे एक टोंग की मदद से क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे और उसको किसी बर्नर या फिर कोई भी स्पिरिट लैंप है उसके ऊपर रखकर क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे। लेकिन बर्न कुछ इस तरह से करेंगे ताकि वो हमारी आंख से थोड़ा दूर रहे, प्रिकॉशन के साथ। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसके बाद जब वो हम उसको बर्न करते हैं तो हमें क्या दिखता है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग व्हाइट फ्लैम एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के ऊपर रखकर बर्न करते हैं तो एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है। डैजलिंग जो आपकी आंखों को क्या करे, चकाचौंध पहुंचा दे, तो वैसी एक व्हाइट फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है। और जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो किस में चेंज हो जाता है, एक व्हाइट पाउडर में, एक व्हाइट ऐश में, ठीक है। पर ऐसा होता क्यों है? When we burn magnesium ribbon, a reaction between magnesium and oxygen present in the air takes place and it gets changes into white powder. जैसे ही हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके बीच में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिससे क्या होता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमें किस रूप में मिलता है, तो व्हाइट ऐश के रूप में मिलता है, व्हाइट पाउडर के रूप में मिलता है। तो यही रीजन है कि हमें एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है दिखती है और जो मैग्नीशियम रिबन है वो किस में चेंज हो जाता है, एक व्हाइट पाउडर में, एक व्हाइट ऐश में। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज द एक्टिविटी 1.2. Take lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution to this. What do you observe? हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें हमें क्या डाल देना है, इसमें हमें डाल देना है लीड नाइट्रेट, ओके। उसके बाद इसमें हमें ऐड कर देना है पोटेशियम आयोडाइड। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर क्या रिएक्शन होता है, क्या फॉर्म होता है। तो जैसे ही हम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें उस टेस्ट ट्यूब में एक येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। When we take lead nitrate solution in a test tube and add potassium iodide solution to this, a yellow precipitate will be formed. Okay? अब ये ऐसा होता क्यों है? When lead nitrate reacts with potassium iodide, there is exchange of ions between the reactants takes place. ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो जैसे ही लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है, ठीक है। जैसे जो हमारा पीबी है यानी कि जो हमारा लीड है वो किसके साथ अब आ जाएगा, आयोडीन के साथ, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। ये जो हमारा नाइट्रेट है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, आयोडीन से, और ये चला जाएगा पोटेशियम के पास। तो क्या फॉर्म हो जाता है, लीड आयोडाइड, और क्या फॉर्म होता है दूसरा प्रोडक्ट, पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ
आयंस हो गए किसके बीच में, तो रिएक्टेंट के बीच में। ये हमारा रिएक्टेंट 1 है और ये हमारा रिएक्टेंट 2 है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो गए हैं। तो जो हमने देखा कि हमारे रिएक्टेंट 1 में भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं इसके साथ, और इसमें भी हो रहे हैं इसके साथ। तो ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और ये जो लीड आयोडाइड फॉर्म होती है, यही रीजन है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये इसका केमिकल इक्वेशन है। Now come to the next activity, that is the activity 1.3. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? हमें क्या करना है, हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें हमें कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं, डालने हैं, और हम उसमें या तो डाइल्यूट HCl डाल दें या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स हमने डाले हैं उसके सराउंडिंग में आपको कुछ दिख रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है। जब आप उस फ्लास्क को छू रहे हो तो क्या आपको कोई भी टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है, समझ आ रहा है या फील हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो जैसे ही हम जिंक ग्रैन्यूल्स को किसी कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं, हम उसमें ऐड कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज हमने सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दिया, तो हम देखते हैं कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, जो हमारा जिंक ग्रैन्यूल्स है उसके आसपास हमें बबल्स दिखने लगते हैं। सो कुछ बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है अराउंड दी जिंक ग्रैन्यूल्स। और जब हम इस फ्लास्क को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो हमें क्या फील होता है, हमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज फील होता है। मतलब ये जो फ्लास्क है क्या है, वो ज्यादा गर्म महसूस होता है। ऐसा होता क्यों है, तो ये जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो रिलीज होती है। इसीलिए ये हाइड्रोजन गैस एज अ बबल्स जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड में हमें दिखते हैं। We can feel the increase in temperature of the flask because this reaction is exothermic reaction. Exothermic reaction कैसे reaction होते हैं, वैसे reaction जिसमें heat जो है वो release होती है during the reaction, वैसे reaction को हम exothermic reaction कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब जिंक ग्रैन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हीट जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड में क्या देखने को मिलता है, बबल्स देखने को मिलते हैं। और चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए जब हम फ्लास्क को टच करते हैं तो हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो फील होता है। ये क्या है, इसका केमिकल रिएक्शन है। ये जब जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और इसकी पोजीशन ले रहा है। तो क्या फॉर्म होता है हमारा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, now come to the next activity, that is the activity 1.4. Take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. Slowly add water to this. Touch the beaker as shown in figure. Do you feel any change in temperature? तो इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कोई भी एक बीकर लेना है, उस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड जो है थोड़े अमाउंट में डालनी है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम भी हम इसको यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। अब इसमें धीरे धीरे हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। हमने इसमें क्या किया, वाटर ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, उस बीकर को टच करके देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या कोई टेम्परेचर में चेंज हमें पता चल रहा है, बीकर ठंडा ही है या गर्म हो गया है, छूने पर गर्म फील हो रहा है, तो इसको हम समझते हैं। तो जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर धीरे धीरे ऐड करते हैं और जब हम उस बीकर को टच करते हैं तो हमें वहां पर चेंज इन टेम्परेचर फील होता है। मतलब कि जो बीकर है वो हमें गर्म फील होता है। तो ऐसा होता क्यों है,
the beaker will become warm because the reaction between calcium oxide and water is exothermic reaction. ये जो रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में हो रहा है ये अगेन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मींस कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो क्या हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है। तो इसीलिए जब हम बीकर को टच करते हैं तो हमें बीकर जो है वो गर्म फील होता है, हॉट फील होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है बिटवीन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, और क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है और हीट जो है रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से बीकर हमें गर्म फील होता है। Now come to the next activity, that is the activity 1.5. Take about 2 gram ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure. Observe the color of the crystal after heating. इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें 2 ग्राम क्या लेने हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेने हैं। ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं ये ग्रीन इन कलर होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उसका कलर भी नोट डाउन करना है। तो हम देखते हैं ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसको हमें एक बॉइलिंग ट्यूब में ले लेनी है। क्यों, क्योंकि इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, इसीलिए हम इसको एक बॉइलिंग ट्यूब में लेंगे। और जो बर्नर है उसकी फ्लेम के ऊपर इसको क्या करेंगे, टिल्ट कर कर हम इसको हीट करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल है, जो हमारा इनिशियल कलर कैसा है, ग्रीन है, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या उसके कलर में कुछ चेंज आता है या फिर वो वैसा ही रहता है। तो जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं, जिसका स्टार्टिंग कलर कैसा है, ग्रीन, तो जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो गया है किसमें, डार्क ब्राउन कलर में। अब जो वो हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो ग्रीन कलर से किस कलर में चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन कलर में। ऐसा क्यों होता है, द फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग लूज वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो ये जो एनहाइड्रस होता है इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, मतलब होता है वो वाटर के बिना। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है इसके जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, वो लूज हो जाएंगे। तो अब ये एनहाइड्रस हो जाएगा, मतलब अब इसमें वाटर नहीं है। On heating further, the anhydrous crystal decomposes to form a dark brown color solution of ferric oxide and the green color of ferrous sulfate crystal has changed to dark brown color. तो जैसे ही हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया, इसने क्या लूज किया, वाटर को लूज किया, और ये अब क्या बन गया, एनहाइड्रस, मतलब कि बिना पानी वाला अब ये फेरस सल्फेट है, अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। उसको फिर और ज्यादा हीट करते हैं तो अब ये जो क्रिस्टल है ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है और क्या फॉर्म करता है, एक डार्क ब्राउन कलर सॉल्यूशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है इसका ही कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन होता है। तो हमारा जो फेरस सल्फेट है जो स्टार्टिंग में क्या था, ग्रीन कलर का था, वो क्या हो गया, जब हमने उसको हीट किया तो वाटर को उसने लूज करा, और लूज करने के बाद जब हमने उसको फर्दर और हीट किया तो वो डिकम्पोज हो गया, मतलब कि वो टूट गया, और टूटने के बाद उसने फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस किया, फॉर्म किया, जिसका कलर कैसा है, डार्क ब्राउन है। ठीक है, तो अब जो वो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल था वो चेंज हो गया किसमें, डार्क ब्राउन कलर में। तो ये उसका केमिकल रिएक्शन है, ये फेरस सल्फेट है जो स्टार्टिंग में कैसा है, ग्रीन इन कलर है। जब हमने उसको हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म हुई साथ में, और यही जो फेरिक ऑक्साइड है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, जिसकी वजह से आफ्टर हीटिंग हमें कलर में चेंज देखने को मिलता है, जो ग्रीन से कैसा हो गया है, अब डार्क ब्राउन हो गया है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही एक्टिविटीज के एक्सप्लेनेशन है। रेस्ट जितने भी एक्टिविटीज के एक्सप्लेनेशन है वो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। और अगर आपको ये सारी एक्टिविटीज समझ आई हो तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।